आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईस्टर्न गैलेक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसको एविडेंस ऑफ स्पिन के नाम से भी जाना जाता है। तो बात है ईयर 1921 की, जब ईस्टर्न और गैलेक नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रपोज्ड किया कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एटम थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी नॉन यूनिफॉर्म या आप इसको इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, उससे किसी भी एटम को पास करा करके हम उस एटम के बिहेवियर से किसी भी एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का टारगेट जो था वो था टू फाइंड द क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किसी भी एटम के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना इस एक्सपेरिमेंट का मेन टारगेट था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने एक्सीडेंटली ईस्टर्न और गैलेक ने एक बात और कंफर्म करी कि कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास स्पिन भी होती है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम के चारों ओर, उनके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है और साथ ही में उनके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। इस बात को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देकर इस एक्सपेरिमेंट की मदद से बताई। तो देख लेते हैं ईस्टर्न गैलेक एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो जो ईस्टर्न गैलेक एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, उसका मेन पर्पस था एटम्स को नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास कराकर उसे एक स्क्रीन पे उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना था कि ये जो एटम्स निकल रहे हैं ये नॉन होमोजीनियस या इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के बाद स्क्रीन पर इनका बिहेवियर कैसा होता है, ये चीज़ ईस्टर्न गैलेक को यहाँ से फाइंड करना था। तो उन्होंने सबसे पहले ओवन लिया। ओवन क्या होता है? ओवन एक मेटलिक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप किसी भी मेटल को रख कर उसको हाई टेम्परेचर आप दे सकते हो। तो उन्होंने इस ओवन के अंदर एजी सिल्वर मतलब चांदी को रखा और इसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया। अब यहाँ पास से जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा दिया तो सिल्वर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से जैसे ही सिल्वर मेल्ट होना चालू हुआ तो यहाँ से इसके कुछ एटम्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो गए और एटम्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो गए तो उसके कुछ ही दूर पर इन्होंने एक स्लिट रखी। अब स्लिट का यहाँ यूज़ क्या है? स्लिट का यूज़ ये है कि एटम्स यहाँ से चारों तरफ हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलना चालू हो गए, तो उनको एक बीम देने के लिए इन्होंने एक स्लिट का यूज़ किया और स्लिट के आगे ही इन्होंने इस शेप में मैग्नेट को रखा। अब इस शेप में मैग्नेट को रखने का भी एक कारण था। कारण ये था कि उन्हें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी थी। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि यहाँ कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी यहाँ। तो यहाँ से जैसे ही ये एजी के एटम्स यहाँ से निकलकर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे तो स्क्रीन पर इनका कुछ ना कुछ बिहेवियर दिखेगा। तो ये सीधे ना जा करके अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे, इनका डिफ्लेक्शन हो जाएगा और उसी बिहेवियर की हेल्प से ये एटम के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पास एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने ये जो इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है इसको पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ईस्टर्न और गैलेक ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया इससे उन्हें क्या क्या रिजल्ट्स मिले, उन चीज़ों को हम देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्रोच से और क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच से देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिकली उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व हुआ, तो उस चीज़ का अब हम थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। तो फॉर न्यूट्रल एटम
लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, अगर कोई भी एक न्यूट्रल एटम है तो उसके लिए जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा वो हमारा ज़ीरो होगा। कैसे जीरो होगा, क्योंकि जो हमारा लॉरेंट्ज फोर्स होता है वो होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पास से जो हमारा लॉरेंट्ज फोर्स होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो उस एटम पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा एफ जेड इज इक्वल टू करली बी जेड अपॉन करली जेड डॉट म्यू एल जेड। अब यहाँ पास एफ जेड क्या है, ये है हमारा फोर्स इन जेड डायरेक्शन। ये जो फोर्स लग रहा है ये जेड डायरेक्शन में लग रहा है, उसी को एफ जेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमने इसके पहले वाले सेक्शन में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जा रही है इस एक्सपेरिमेंट में वो जेड डायरेक्शन के अक्रॉस में प्रोवाइड की जा रही है, तो फोर्स भी जेड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो जो जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा वो हमारा होगा करली बी जेड। बी जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, और ये म्यू एल जेड क्या है, ये है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। एल क्या है, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जेड का क्या मतलब है, ये जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा नेट फोर्स उस एटम पे अप्लाई होगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको हम यहाँ पास कांस्टेंट मान ले जेड डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू एल जेड के। मतलब इस एटम पे जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के, उसी जेड डायरेक्शन में। तो ये बात यहाँ से हमको निकल आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू एल जेड, और इसको हम इक्वेशन नंबर एक इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और जैसा कि हमें पता है फ्रॉम एलिमेंट्री फिजिक्स भी है, हमारे पास एलिमेंट्री फिजिक्स से एक इक्वेशन है मोशन की जो कि होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास मोशन की एक इक्वेशन होती है, और क्योंकि हमें यहाँ जेड डायरेक्शन में सारी चीज़ें हम ले रहे हैं तो यहाँ पास हम ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन को इस तरह से ऑब्टेंड कर ली। अब यहाँ पास अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हम उसको ज़ीरो लेके चलते हैं तो ये जो इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एस जेड बराबर हाफ ए जेड टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा डिफ्लेक्शन इन जेड डायरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन के। ये कहाँ से मिला, ये हमें इस इक्वेशन से मिला। ये एस जेड कौन सा डिफ्लेक्शन है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो एस जेड जो है हमारा वो यहाँ पास एजी के जो एटम्स आ रहे थे वो यहाँ पास इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से ये अपनी मीन पोजीशन से ये जो ऊपर नीचे इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ये जो डिस्टेंस है हमारा डिफ्लेक्शन का, इसी को हम एस जेड नाम देंगे कि ये कितना डिस्टेंस यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से दोनों डायरेक्शन में एटम्स डिफ्लेक्ट हुए उसको हम एस जेड से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एस जेड क्या है, ये है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेलरेशन के इन जेड डायरेक्शन के। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ से हमें ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होता है। कैसे, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से फोर्स हमारा एक्सेलरेशन के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें ये भी निकल के आता है कि जो एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन होगा एटम्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन एटम्स पे लगने वाले फोर्स के जो कि जेड डायरेक्शन में है। यहाँ हम जितनी भी बातें कर रहे हैं सारी बातें हमारी जेड डायरेक्शन के अलोंग ही हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो जेड डायरेक्शन के अलोंग है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें मिलेगा एफ जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू एल जेड, और सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा एस जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जेड और ए जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ जेड। तो इन तीनों इक्वेशंस से हम यहाँ पास देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कैन राइट
कि जो एफ जेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू एल जेड के, और जो म्यू एल जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस जेड के, और ये सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ए जेड के। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास निकल के आता है, और इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा जेड डायरेक्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू एल जेड के। अब ये क्या चीज़ है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया है हमारे पास, जो कि है एस जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू एल जेड। एस जेड क्या है यहाँ पास, डिफ्लेक्शन इन एजी एटम्स अलोंग जेड डायरेक्शन। ये जो सिल्वर के एटम्स हैं उनका डिफ्लेक्शन कितना होगा जेड डायरेक्शन में, उसको हम एस जेड से बता रहे हैं। इसके पहले अभी हमने देखा भी था कि ये जो एटम्स आ रहे थे इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से, उनका डिफ्लेक्शन कितना होता है, वही हमारा एस जेड है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन के, जो कि हमारा म्यू एल जेड है। ये क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। तो हमें ये पता चल गया कि जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा किसी भी एटम का। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन से म्यू एल जेड कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम प्लस म्यू एल टू माइनस म्यू एल। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है इसकी वैल्यू प्लस का म्यू एल से माइनस के म्यू एल के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को हम कैसे बताएंगे यहाँ पास डायग्राम में, इसको आप इस तरह से मानोगे कि ये जो एजी के एटम्स आ रहे हैं ये इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर इनका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, जो कि हमारा एस जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्क्रीन में कुछ इस तरह से ऑब्जर्व होगा। तो इनकी वैल्यू जो है वो प्लस के म्यू एल से माइनस के म्यू एल के बीच में हो सकता है। ये जो एटम्स का डिफ्लेक्शन हमें मिलने वाला है ये कुछ भी इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो ये जो स्क्रीन पे हमें इसका जो पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इस तरह से स्क्रीन पे एक सिंगल स्पॉट पे हमें इस तरह से एक पैटर्न ऑब्टेन्ड हो रहा है, और ये पैटर्न हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट को क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से किस तरह से एक्सप्लेन किया गया था। तो अब हम देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट पर क्या था। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जो म्यू एल जेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम एल के। एम एल क्या है, ये है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम एल आपको पता है कि हमारे पास 4 बेसिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिस पे हमारा जो थर्ड क्वांटम नंबर होता है वो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही एम एल हमारा है। तो जो म्यू एल जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम एल के। इस रिलेशन को आपको याद रखना है स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2l+1, और ये जो वैल्यूज़ है एल की ये वेरी करती है -l से +l तक। मतलब ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है जो कि होगी 2l+1, और ये कहीं भी हो सकता है -l से लेकर +l के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ l = 3, अगर l की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो जो हमारी ml की वैल्यू होगी 2l+1 के हिसाब से, तो 2 × l की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे +1, ये आएगा हमारे पास 7। तो जो ml की वैल्यू टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी वो 7 होंगी। वो वैल्यू क्या क्या होंगी, तो वो वैल्यूज़ होंगी -l to +l। तो यहाँ पास l की वैल्यू क्या है 3 है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ये हमारी l की पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। और ये कितनी टोटल नंबर्स में होंगी, ये 7 टोटल नंबर्स में होंगी। तो इन वैल्यूज़ को स्क्रीन पर कैसे हम शो करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से Ag के एटम्स आ रहे थे, इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनका डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे कुछ इस तरह से हो गया,
और मिडिल में ये जो नॉन डिफ्लेक्शन उसको हमने जीरो रखा। जो जीरो के ऊपर की वैल्यूज़ होंगी ml की वो होंगी +1 +2 +3, और जो जीरो के नीचे की वैल्यूज़ होंगी वो होंगी -1 -2 -3। तो अब यहाँ से क्या हमें देखने को मिलेगा कि ये जो ml की वैल्यूज़ हैं स्क्रीन पर, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें मिलेंगी। या तो वो जीरो होगा, या तो वो -1 होगा, या तो -2 होगा, या तो -3 होगा, या तो +1 होगा, या तो +2 होगा, या तो +3 होगा। इनके बीच की कोई वैल्यूज़ अदरवाइज नहीं हो सकती। वहीं क्लासिकल अप्रोच में हमने क्या देखा था कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस के म्यूएल से प्लस के म्यूएल के बीच की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पास जो वैल्यू हैं वो फिक्स्ड हैं कि या तो वो इन वैल्यूज़ से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, इन वैल्यूज़ के अलावा ml की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो यहाँ पास जैसा कि लिखा भी गया है कि इन दिस केस वैल्यूज़ आर फिक्स्ड। वहीं क्लासिकल मैकेनिक्स में वैल्यू फिक्स्ड नहीं थी, वो कुछ भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पास वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं। ये क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली के बीच का डिफरेंस है कि क्लासिकली वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं थी, वो कुछ भी हो सकती हैं प्लस के म्यूएल से माइनस के म्यूएल के बीच में। वहीं क्वांटम मैकेनिकली इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, ये इन वैल्यूज़ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इन वैल्यूज़ की वजह से जो स्क्रीन पे हमें पैटर्न ऑब्टेंड होगा वो इस तरह से कुछ ऑब्टेंड होगा कि मान लेते हैं ये 0 है और ये नीचे की वैल्यूज़ -1 -2 और -3, वहीं 0 के ऊपर की +1 +2 +3। इस तरह से कुछ पैटर्न्स हमें स्क्रीन पर ऑब्टेंड हो रहे थे एटम्स के इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, और ये पैटर्न हमें क्वांटम मैकेनिकली ऑब्टेंड हो रहे थे। बट द एक्सपेरिमेंटल पैटर्न वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल एंड क्वांटम अप्रोच। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑब्टेंड हो रहा था स्टर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट पे, वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाले और क्वांटम मैकेनिक्स के दोनों के अप्रोच से डिफरेंट पैटर्न ऑब्टेंड हो रहा था, जो कि हमारा कुछ इस तरह से था। अब वो पैटर्न क्या, एक्सपेरिमेंटली पैटर्न क्या ऑब्टेंड हो रहा था, वो इस तरह से था कि बीच में डॉटेड लाइन हमें मिल रही थी और उसके ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से पैटर्न ऑब्टेंड हो रहा था। तो इस पैटर्न से क्या समझ में आता है कि ये जो ऊपर का पैटर्न है ये कुछ इस तरह से ग्राफ में आप देख सकते हो, और मिडिल में ये 0 को अप्रोच करता हुआ और फिर से इस तरह से। तो इसमें इन्होंने देखा कि ये जो ऊपर वाला है ये स्पिन अप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं जो ये 0 के डाउन वाला है ये स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पिन का कॉन्सेप्ट इन्हें समझ में आया। यहाँ पास से स्टर्न और गेरलैक दोनों कंफ्यूज हो गए, और क्योंकि उनके पास हर अप्रोच से डिफरेंट रिजल्ट्स निकल रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ और कह रहा था और वो जो क्लासिकली और क्वांटम रिजल्ट वो कुछ और कह रहे थे। तभी फिर ईयर 1927 में फिप्स एंड टेलर नाम के साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया, लेकिन इस बार उन्होंने हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया इन प्लेस ऑफ सिल्वर। उन्होंने सिल्वर की जगह पर हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया। अब हाइड्रोजन गैस का उन्होंने यूज़ क्यों किया, क्योंकि जो स्टर्न और गेरलैक थे उन्हें क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे थे, वहीं जो एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑब्टेंड उन्हें हुआ था वो भी डिफरेंट था। तो वहाँ पास से वो दोनों लोग कंफ्यूज हो गए, और इसी के बाद 1927 में फिप्स एंड टेलर ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया इन प्लेस ऑफ सिल्वर के। तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें एल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एल इज इक्वल टू 0। अब एल की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पास से जो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो z डायरेक्शन में भी वो 0 हो जाएगा। तो फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ म्यू एल इज इक्वल टू 0।
तो जैसा कि हमें पता है, पिछले बार हमने रिलेशन में देखा था कि एस जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू एल जेड के। जब हमारा एस जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एल जेड है और हमारा म्यू एल जेड जीरो है, तो एस जेड भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पास से निकल के आएगा फॉर द हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से सो द पैटर्न शुड बी सिंगल प्लॉट स्पॉट ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पास से हमें जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलना चाहिए, स्क्रीन पे एक सिंगल स्पॉट मिलना चाहिए। लेकिन जो पैटर्न था वो हमें कुछ और मिल रहा था। तो इस एस जेड की वजह से जो पैटर्न हमें ऑब्टेंड होना चाहिए वो सिंगल स्पॉट ऑब्टेंड होना चाहिए स्क्रीन पे। लेकिन इस केस में भी जो पैटर्न ऑब्टेंड हमें हो रहा था वो पैटर्न हमारा एक्सपेरिमेंटल पैटर्न की तरह ही ऑब्टेंड हो रहा था, जो कि हमें स्टर्न गरलैक के एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही मिल रहा था। तो फिप्स और टेलर ने भी यही पैटर्न को ऑब्टेंड किया, जो कि स्टर्न और गरलैक ने भी ऑब्टेंड किया था। स्टर्न गरलैक ने एजी का यूज़ करते हुए, सिल्वर का यूज़ करते हुए ये पैटर्न ऑब्टेंड किया था, और इन्होंने हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हुए ये पैटर्न ऑब्टेंड किया। हेंस द साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट द पैटर्न इज सेम ड्यू टू स्पिन। तो ये जो पैटर्न ऑब्टेंड हो रहा है, यहाँ से साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये जो पैटर्न ऑब्टेंड अगेन उसी तरह हो रहा है, ये इस एटम के स्पिन के कारण ऐसा हो रहा है। एंड दे प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन इन द एटम हैव ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और यहाँ से इन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन एटम में होता है उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट तो होता ही है और साथ में स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। तो ये था हमारा स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट को। तो जो क्लासिकली इनका जो पैटर्न मिला उसमें ये था कि जैसे ही इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में एजी के सिल्वर के एटम्स कुछ इस तरह से स्क्रीन पर इन्हें डिफ्लेक्ट होते हुए मिले, और जिसमें इन्होंने बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो होता है एस जेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू एल जेड के। और ये म्यू एल जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस के म्यू एल से लेकर माइनस के म्यू एल के बीच में इस एस जेड की वैल्यू होगी। तो मतलब क्या यहाँ से निकला कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये प्लस के म्यू एल से माइनस के म्यू एल के बीच में ये कहीं भी हो सकता है। तो इस पैटर्न को जब स्क्रीन पे ऑब्टेंड किया गया तो कुछ इस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये पैटर्न हमें ऑब्टेंड हुआ। वहीं क्वांटम मैकेनिकली जो पैटर्न हमें ऑब्टेंड हुआ वो कुछ इस तरह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पास जो स्क्रीन पे हमें एटम्स का डिपोजिशन हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ, क्योंकि यहाँ पास ये बताया गया कि जो क्वांटम मैकेनिकली म्यू एल जेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम एल के, और एम एल की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, जो कि होती है 2l+1, और एल की वैल्यू होती है प्लस के एल से लेकर माइनस के एल तक। तो यहाँ पास जो वैल्यूज़ होंगी वो फिक्स्ड हैं, यहाँ पास वैल्यू फिक्स्ड नहीं थी, ये कहीं भी हो सकता है प्लस के म्यू एल से माइनस के म्यू एल तक। लेकिन यहाँ पास जो वैल्यूज़ थी ये एटम्स के डिपोजिशन होने की, या आप कह सकते हो एटम्स के डिफ्लेक्शन होने की, वो फिक्स्ड है। वो +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2, ये इन्हीं पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। और इनकी वजह से जो पैटर्न ऑब्टेंड हुए स्क्रीन पर वो कुछ इस तरह से थे। और जो इस एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑब्टेंड हुआ था वो कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑब्टेंड हुआ था, जो कि क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों के पैटर्न से पूरी तरह डिफरेंट था। तो यहाँ पास स्टर्न और गरलैक कंफ्यूज हो गए कि ये पैटर्न इस तरह ऑब्टेंड क्यों हमें हो रहा है। तभी फिर 1927 में टेलर एंड फिप्स नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट को दोबारा से आगे बढ़ाया और उन्होंने सिल्वर की जगह पर हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया। और हाइड्रोजन गैस का जो ग्राउंड स्टेट पे एल की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होने के कारण जब एल की वैल्यू ज़ीरो है तो वहाँ पास एम एल की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और म्यू एल जेड की वैल्यू होगी ज़ीरो,
और हमें पता है कि यहाँ पास एस जेड, ये जो डिफ्लेक्शन होता है एस जेड, इसकी वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू एल जेड के। तो जब म्यू एल जेड जीरो है तो ये एस जेड भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब डिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा वो ज़ीरो पे कुछ इस तरह से मिलेगा। ये फिप्स और टेलर ने ऐसा बताया हाइड्रोजन गैस के लिए। तो जो स्क्रीन पे हमें पैटर्न ऑब्टेंड होना चाहिए वो इस तरह से पैटर्न ऑब्टेंड होना चाहिए, लेकिन इस बार भी जो स्क्रीन पे पैटर्न हमें ऑब्टेंड हुआ वो कुछ इसी तरह से हमें ऑब्टेंड हुआ। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और ये जो डॉटेड लाइन के अपर वाला पार्ट है ये अप स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नीचे वाला डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट क्या था